हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज हमारा नया लेसन शुरू होता है, लेसन नंबर 11 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, टॉपिक डाल लेंगे अपन। लेसन नंबर 11 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। देखिए, सबसे पहले तो हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की क्या परिभाषा होती है तो आपको मैं बता दूं, दो देशों के बीच में होने वाले व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। और ये जो व्यापार होता है वो सभी देशों के लिए परस्पर लाभदायक होता है। विश्व की जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है। अब इसे आप परिभाषा मान लीजिए, अर्थ मान लीजिए, या इसके बारे में विशेषता मान लीजिए। ठीक है, लिख देंगे परिभाषापन क्या, दो देशों के बीच होने वाले व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ये तो परिभाषा हुई। अब इसके बारे में क्या लिखना है आपको, यह व्यापार सभी देशों के लिए लाभदायक है। ठीक है, यह व्यापार सभी देशों के लिए लाभदायक है। ठीक है, इसके अलावा विश्व की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विश्व की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं भारत के अंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति का, तो भारत के अंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कई बदलाव आए और ये बदलाव आयात और निर्यात से संबंधित है। आयात का मतलब होता है कोई वस्तु खरीदना दूसरे देशों से, निर्यात का मतलब होता है हमारे देश से किसी दूसरे देश को वस्तु बेचने से संबंधित है। ठीक है, टॉपिक डाल लेंगे, ये क्या लिखेंगे, भारत के, ठीक है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बदलते प्रारूप। ठीक है, या लिख दीजिए भारत के, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बदलते प्रारूप की अगर हम बात करें तो ये प्रारूप आयात और निर्यात से संबंधित है। आयात व निर्यात, इन दो बिंदुओं पर यह टिका हुआ है बदलता प्रारूप। कि पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है, तो मैं बता देता हूं। 1950-51 में चलिए आप। ठीक है, कब चलेंगे, 1950 व 51 के दशक की बात कर रहा हूं मैं। इस दशक के अंदर देखें तो भारत का जो वैश्विक व्यापार का जो मूल्य था वो 1214 करोड़ था, जो कि वर्ष 2016-17 में बढ़कर कितना हो गया, 44 लाख। ठीक है ना, हजार नहीं, 44 लाख 2016-17 में बढ़कर 44,29,762 करोड़ रुपए हो गया। ठीक है, लिखेंगे इसको हम, क्या लिखेंगे, 1950-51 के दशक में भारत का वैश्विक मूल्य, ठीक है, मतलब विश्व स्तर पर जो मूल्य होता है व्यापार का, ठीक है, व्यापार का, ठीक है, वो कितना, 1214 करोड़। वह बढ़कर 2016 और 17 में, ठीक है, अगर मैं 2016-17 की बात करूं तो कितना हो गया, 44,29,762 करोड़ रुपए। आगे बात सन में ये हो गया। अब ये बदलता ही प्रारूप है, पहले क्या था आज क्या है। ठीक है, विदेशी व्यापार में इस तीव्र गति का क्या कारण है, बहुत कारण है इसके। विनिर्माण में गतिशीलता, मतलब वस्तु का माल, जो माल बन रहा है वो तीव्र गति से बढ़ रही है। सरकार की जो उदार नीतियां हैं वो काम कर रही है, और बाजार में जो विविधता है भारत के अंदर, एक जैसा तो व्यापार है नहीं, विविधता बहुत है, अलग तरह के, बहुत तरह के, अनेक तरीके के व्यापार भारत में उपस्थित है। इसी वजह से ये ग्रोथ आई है। ठीक है, लिख देंगे इसको भी, विदेशी व्यापार में
तीव्र वृद्धि का कारण अनेक है, जैसे कि विनिर्माण में गतिशीलता, मतलब उत्पादन की स्थिति है वो तीव्र गति से बढ़ रही है। इसके अलावा सरकार की उदार नीतियां, ठीक है, सरकार फ्री हैंड जिसे हम कहते हैं उस स्तर पर काम करना, बाजार की विविधता, यही कारण है ये बदलाव के। अब देखिए भारत के अंदर विदेशी व्यापार की जो प्रकृति है उसमें बदलाव आया, आयात और निर्यात दोनों रूपों के अंदर। अब हम आयात और निर्यात के बदलते प्रारूप को देखते हैं, ठीक है। यहां पे बदलते प्रारूप में पहला प्रारूप तो किस रूप में देखेंगे, निर्यात के रूप में, तो लिख देंगे भारत के निर्यात घटक के बदलते प्रारूप। दूसरा देखेंगे भारत के आयात संघटक के बदलते प्रारूप। ये दोनों बिंदु देखेंगे इसके अंदर, जैसे मैं शुरू से बता रहा हूं आयात और निर्यात, यहीं पर आयात की स्थिति क्या रही और निर्यात की स्थिति क्या रही उसको देखेंगे और ये तुलना करेंगे कब से कब तक की, 2012-13 से 2016-17 के बीच में, ठीक है। लिख देता हूं यहां पे 2012-13 से 2016 और 17 के बीच का बदलता प्रारूप। इस समय में जो बदला है उसी बदलाव को हम इन बिंदुओं में देखेंगे। पहला बिंदु डाल लीजिए भारत के निर्यात घटक के बदलते प्रारूप। देखिए बिंदु मैंने डाल दिया है। देखिए अब भारत के निर्यात के संगठक के बदलते प्रारूप को अगर हम देखें तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को वस्तु के संगठकों के समय के साथ में बदलाव आया। मतलब समय जैसे बदला तो वस्तु शब्द जो है, मतलब वस्तु की बात कर रहा हूं मैं, जो आयात तो निर्यात करते वस्तु ही करते। तो हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर किन चीजों के आधार पर आयात निर्यात को समझते हैं, वो है वस्तु, ठीक है। इसको मेंशन करते हैं, लिख दीजिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वस्तुओं के संघटक के रूप में बदलाव आया, ठीक है। मतलब वस्तु के रूप में, क्योंकि आयात निर्यात तो वस्तु ही होती है। अब इसको आप ऐसे समझोगे जैसे कि इसमें हम ऐसे समझ सकते हैं कि कृषि है, जैसे कृषि है वस्तु, मान लीजिए गेहूं है वस्तु, तो कृषि व कृषि से संबंधित जितने भी उत्पादक है उनका हिस्सा घटा, और पेट्रोलियम तथा पेट्रोल अपरिष्कृत जो उत्पादक है, जो पेट्रोल से संबंधित उत्पादन है, उनका उत्पादन में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ये निर्यात से संबंधित, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम निर्यात कर रहे हैं, कृषि और कृषि जैसे उत्पादकों का हिस्सा तो क्या हो गया, घट गया निर्यात के अंदर, लेकिन पेट्रोलियम और पेट्रोलियम से संबंधित जो उत्पादक है उसमें क्या हुई है, तीव्र वृद्धि हुई है। ये आंकड़ा जो है वो 2015 के बाद का आंकड़ा बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है। अब देखिए अयस्क खनिज जो है या फिर खनिजों से संबंधित जो सामान है 2009 और 10 और 11 और फिर 2015, 16, 16, 17, अब इन दोनों डेटों को अंदर देखें 2009 से लेके 2011 का अगर मैं तुलना 15, 16 या 16, 17 से करूं तो इस स्थिति के अंदर खनिज का जो निर्यात स्तर है वो कैसा रहा था, लगभग एक से एक जैसा रहा, लगातार स्थिर कंडीशन में रहा, ठीक है। तो ये आपके निर्यात संगठन के रूप बता रहा हूं आपको। इसको मेंशन कैसे करेंगे, देखिए इसमें कृषि व कृषि उत्पादकों का स्तर घटा व पेट्रोलियम अपरिष्कृत वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा। इसके अलावा खनिज व खनिज
वस्तुओं का स्तर या प्रतिशत 2009, 2010, 2011, 2012 इस तरीके से, मतलब एक तरीके से हमारे जो 2010 इस तरीके से करेंगे 2009 से 2010 और 2010 से 2011 तथा 2015, 16, 2016 और 17 में यह स्तर स्थिर अवस्था में रहा। ये आपके निर्यात की कंडीशन बता रहा हूं मैं आपको कि किस तरीके से बदलाव की स्थिति आती है। जैसे कि कृषि के क्षेत्र की बात करूं तो स्तर क्या हो रहा है, घट रहा है। पेट्रोलियम का बढ़ रहा है। खनिज व खनिज वस्तुओं का स्तर 2009, 10, 10, 11 तथा 15, 16, 16, 17 के अंदर स्तर जो था वो कैसी अवस्था में रहा, स्थिर अवस्था में, लगातार स्थिर अवस्था में रहा। अब देखिए आगे देखिए, मैं बात करूं परंपरागत वस्तुओं के व्यापार में तो उसकी गिरावट आई। क्यों आई? परंपरागत का मतलब जो पुरानी वस्तुएं होती है, प्राकृतिक स्थिति मानी जाती है, जो प्रथम क्रिया होती है, जैसे कि कृषि है, ठीक है, या फिर हम जो प्रकृति पर आधारित हो, ऐसे परंपरागत वस्तु के जो व्यापार होते हैं उनमें गिरावट आई। उसका क्या कारण है? प्रतिस्पर्धा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा। ठीक है, इसको मेंशन कर देते हैं। परंपरागत, ठीक है, परंपरागत वस्तुओं के व्यापार में गिरावट आई। ये व्यापार है, किस तरीके से ऊपर नीचे अलग अलग स्थिति के अंदर क्या स्थिति रही वो स्थिति बता रहा हूं मैं। परंपरागत वस्तुओं के व्यापार में गिरावट आई, कारण अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, ये कारण है, मतलब कंपटीशन के कारण खत्म हो गया ये व्यापार। कृषि उत्पादकों के अंतर्गत कॉफी है, काजू है, दाल है, इसके निर्यात में क्या आई? गिरावट आई। ठीक है, कृषि उत्पादों के व्यापार में दालें हैं, ठीक है, इसके अलावा जैसे कि काजू है, ठीक है, और मैंने क्या बताया आपको, कॉफी है। ठीक है, कॉफी के निर्यात में क्या आई? गिरावट। ठीक है, अब इसमें गिरावट आ गई, इसमें भी गिरावट आ गई। और सुनिए, ताजे फल है, समुद्री उत्पाद है, चीनी है, इनके निर्यात में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। ठीक है, ताजे फल, ठीक है, ताजे फलों के अंदर वृद्धि हुई, समुद्री उत्पादों में वृद्धि हुई। ठीक है, और इसके अलावा चीनी के निर्यात में क्या हुई? वृद्धि हुई। आगे असल में अभी बदलाव ही तो है निर्यात की स्थिति के अंतर्गत। ठीक है ना, चलिए इसमें थोड़ा सा और है, आगे की ओर बढ़ेंगे, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए 2016-17 के अंदर जो विनिर्माण क्षेत्र में जो भारत के कुल निर्यात मूल्य है वो 73.6% रही। भारत के विदेशी व्यापार के अंदर मणि रत्न होते हैं ना, जो पहनने में आभूषण में काम आते हैं, या फिर आभूषण जो होता है उसके व्यापार की हिस्सेदारी जो है वो अधिक रही व्यापार के अंतर्गत। ठीक है, इसको भी हम मेंशन कर देते हैं। क्या लिखेंगे? 2016-17 में। अब मैं 2016-17 के निर्यात की स्थिति बता रहा हूं मैं विनिर्माण के उत्पादों का मूल्य प्रतिशत 73 ठीक है, 73.6% की हिस्सेदारी रही। और इसके अलावा भारत के विदेशी व्यापार के अंदर सबसे ज्यादा जो हिस्सेदारी रही वो मणिरत्नों की और आभूषणों की रही। ठीक है, भारत के विदेशी व्यापार के निर्यात में मणिरत्नों व आभूषणों की हिस्सेदारी रही।
मतलब बड़े स्तर पर निर्यात हो रहा है मणि रत्न और आभूषण। ठीक है, चलिए ये तो बात हुई अपनी भारत में निर्यात संगठक के बदलते प्रारूप। अब हम बात करते हैं किसकी, आयात की। किसकी बात करते हैं, आयात की। आयात का पॉइंट डाल लीजिए भाई। ठीक है, इसमें लिखेंगे आयात। भारत के आयात संगठन के बदलते प्रारूप की अगर हम बात करें, अब अपन को खरीदने की बात करनी। ये तो हमने बेचा ही बेचा, कभी गिरावट आई कभी बढ़ी। ठीक है, चीनी उत्पादक समुद्री ताजे फलों में वृद्धि होती है तो काजू कॉफी दाल है उसके निर्यात में गिरावट आती है। परंपरागत वस्तु में गिरावट आती है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के कारण। खनिज और खनिज निर्मित उत्पादन है उसमें समानांतर लगातार स्थिर अवस्था में रहती है। तो ये स्थिति निर्यात की रही। अब हम आयात की कर लेते हैं। देखिए 1950 और 60 की अगर हम बात करें तो देखो खाद्य की कमी हो गई थी उस टाइम, क्यों हमारा देश आज़ाद हुआ था और उस आज़ादी के कारण हमारे पास में खाने की व्यवस्था नहीं थी। तो हमने सबसे ज़्यादा आयात किस चीज़ का किया, खाद्य वस्तु का, पूंजीगत माल का, मशीनरी का। ठीक है, इनका हमने आयात किया। लेकिन 1970 जब आता है तो हरित क्रांति आ गई तो हमने खाद का जो खाद्य पदार्थों का आयात है उस पर रोक लगा दी। 1973 आता है तो ऊर्जा संकट आ गया तो हमने पेट्रोलियम आयात बढ़ा दिया, मतलब पेट्रोलियम का आयात जो बजट है उसमें बढ़ोतरी कर दी। मशीन है, स्टील है, खाद्य तेल है, रसायन है, मुख्य वस्तु जो है उसके आयात के अंदर वृद्धि कर दी। तो ये बदलते प्रारूप है समय के अकॉर्डिंग। ठीक है, 1950-60 में खाद्य संकट के कारण खाद्य के आयात, मशीनरी, ठीक है, इसके अलावा पूंजीगत माल के आयात में वृद्धि की। फिर आता है 1970 के बाद हरित क्रांति आती है। हरित क्रांति के कारण खाद्य का आयात कम कर देते हैं, कर दिया। फिर आता है 1970 के बाद में 73 आता है। 73 में आ जाती है ऊर्जा संकट। ऊर्जा संकट ने पेट्रोलियम बजट को बढ़ा दिया, मतलब अधिक से अधिक पेट्रोल खरीदना शुरू कर दिया। इसके अलावा मशीन खरीदना शुरू किया, स्टील खरीदना शुरू किया। इसके अलावा खाद्य तेल है, रसायन है, इसकी खरीदारी ज्यादा होने लगी। आगे बात समझ में चलिए, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए कुछ समय बाद में खाद्य तेल में गिरावट आई तो खाद्य तेल के आयात किया, मतलब जैसे कि खाद्य तेल जो है इसका हमने आयात की बात चल रही है तो इसमें भी गिरावट आई। ठीक है, खाद्य तेल में गिरावट आई। ठीक है, तो अब जब गिरावट आई तो हमको क्या करना पड़ेगा, आयात करना पड़ेगा। तो खाद्य तेल आयात किया। आगे बात समझ में और सुनिए, भारत के अंदर आयात में प्रमुख वस्तुएं कौन कौन सी थी। अगर जो कोई भारत में कोई वस्तु आयात कर रहे हैं तो देखिए मोती है, उपरत्न है, स्वर्ण है, चांदी है, धातु में आपके धातु चीजन है, अलोह वस्तु है, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है, ये हमने सबसे ज्यादा आयात किया। ठीक है, लिखेंगे भारत में आयात की गई वस्तुएं, जैसे अब जैसे में जो अभी मैंने बताया आपको, जैसे कि मोती है, उपरत्न है। ठीक है, इसके अलावा आपके स्वर्ण है, सोना, चांदी है। ठीक है, और इसके अलावा आपका अलोह है, धातु है। ठीक है, और आपके इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं, इनका सर्वाधिक आयात किया।
अब ये क्या चीज़ समझाना चाहता हूँ आपको, इतनी सी बात समझाना चाहता हूँ कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार हुए उस व्यापार में कैसे बदलाव हुआ, और वो बदलाव देखा गया आयात और निर्यात, इन दोनों स्थिति के रूप में देखा गया। कि समय निर्यात के अंदर अगर हम चलते हैं तो कुछ समय ऐसा था, कुछ वस्तुएं ऐसी थी जिनका निर्यात स्तर तेज था या फिर उनमें वृद्धि थी, और कुछ उसी निर्यात के अंदर उसी समय के अंदर उनमें गिरावट आई। कुछ ऐसे आयात वस्तुएं थी जो हमने बहुत ज्यादा खरीदी, जैसे कि खाद्य, लेकिन हरित क्रांति आती है तो हमने रोक दिया। ऊर्जा संकट आता है तो हमने ऊर्जा के ऊपर बजट बढ़ा दिया, हमने बाहर से ऊर्जा मतलब पेट्रोलियम वस्तुएं ज़्यादा खरीदने लग गए। तो ये एक समय के अकॉर्डिंग जो है 2009 से लेकर 2017 की कंडीशन मैंने बताई है किस तरीके से आयात और निर्यात में बदलाव हुआ है। ठीक है, ऊपर नीचे गिरावट वृद्धि चली है, उसी से संबंधित ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए ये वीडियो इतना ही। इस वीडियो में ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।